एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें उसका एक बेसिक डेफिनेशन और बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं। कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द फूड। जो न्यूट्रिशन से हमने जो फूड लिया था, या फिर जिसको तुम कहते हो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल लिया था, उसको ब्रेक डाउन कर कर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या डिराइव करते हैं? एनर्जी को डिराइव करते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव द एनर्जी in the presence of oxygen by breaking down of complex organic material, that is food, got through the nutrition and releasing large amount of carbon dioxide. मेजर प्रोडक्ट हमारा इसके अंदर एनर्जी का मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हमें देखने को मिलता है। जो रेस्पिरेशन होता है वो मेजरली एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी प्रिसाइजली बात करें तो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेजर काम होता है वो कौन सा होता है? ब्रेकिंग का होता है। हमें फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन के समय पे हमने जब डाइजेशन प्रोसेस देखा था, तो उसमें भी हमने चीज़ों को ब्रेक डाउन ही किया था। उसमें भी हमने ब्रेक डाउन ही किया था, तो क्या उससे हमें एनर्जी नहीं मिली थी? नहीं, उससे हमें एनर्जी नहीं मिली थी। उस समय हमने अपने फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा था। किस फॉर्म में तोड़ा था? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा था। मतलब इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा था ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये देखा था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में टूटे थे और सीधा जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए थे। जो फैट्स थे वो किस में ब्रेक डाउन हुए थे? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के अंदर फैट्स का डाइजेशन हुआ था। और जो प्रोटीन्स थे वो किस में टूटे थे? अमीनो एसिड्स के अंदर उनका ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन किया था ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो डाइजेशन और न्यूट्रिशन के समय पे हमने एनर्जी रिलीज़ का कहीं पे भी स्टेप नहीं देखा था। एनर्जी रिलीज़ हमें रेस्पिरेशन की मदद से ही हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेशन की मदद से हम लोग ऑक्सीजन लेंगे और उसकी मदद से क्या होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा उसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी डिराइव होगी। ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की स्टेजेस की। मतलब जब अपन रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे इन डिटेल, तो हमें कौन से स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें ब्रीदिंग। ठीक है, और सेकंड मिलेगा हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्रीदिंग के अंदर भी अपन दो चीज़ें देखेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन हमें देखने को मिलेगा ब्रीदिंग के अंदर। इन्हेलेशन में अपन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको बाहर से इन्वायरमेंट से अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो CO2 होता है उसको हम बाहर बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन ब्रीदिंग के अंदर ही आते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है? एक्चुअली होता यूँ है कि जो हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होती है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर कुछ एल्वेलाइज नाम की चीज़ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसका डिटेल अपन मैकेनिज्म आगे इस वीडियो में देखेंगे। अभी अपन सुपरफिशियली जान लेते हैं कि अपन पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ब्रीदिंग देखेंगे, इसमें भी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ेंगे और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ये दो मेन स्टेजेस होंगी जिससे पूरा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कवर्ड रहेगा। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का, फूड का। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन के बेसिस पे ही क्या कर दिया गया है? रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो हमारा फूड होता है, उसका ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और एनर्जी भी हमें मिलती है यहाँ पर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रही है और ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। इसके अंदर भी हमें एनर्जी देखने को मिलती है, बट थोड़ी सी या काफ़ी ज़्यादा कम जो है हमें एरोबिक के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो होता किस में है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हम ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो बेसिकली हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। और एनोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है उनकी, उनमें जैसे कि यीस्ट हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इन सब में हमें ये देखने को मिलता है। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, एक एक करके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी फूड हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू इनटेक किया है तो उसका तो कन्वर्जन जो है ग्लूकोज में हो चुका था डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ग्लूकोज जो था फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट थे, याद हो तो, और वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करने लग गया। ग्लूकोज जो था वो ब्लड में सर्कुलेट करने लग गया क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, ब्लड जो है इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजेगा। कहाँ भेजेगा? सेल्स के अंदर भेजेगा, हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजेगा। ठीक है, और क्योंकि अपन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तो जो रिक्वायरमेंट है वो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन उसका अमाउंट, उसका क्वांटिटी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर जाते ही और सेल के साइटोप्लाज्मा में प्रिसाइजली जाते ही क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होगा? ये प्रोसेस जो होगा साइटोप्लाज्मा के अंदर होगा। सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की मदद से किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो पायरुवेट है वो फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि अभी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है क्योंकि अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स एरोबिकली रिस्पायर करते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की लिमिट कभी हो ही नहीं सकती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब होती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर इसको पायरुविक को मिल रही है तो वो क्या करेगा, वो और टूटेगा। वो और किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अपन CO2 कहते हैं, वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी, जो कि हमारा मेन मोटिव है रेस्पिरेशन का। ठीक है, और उस एनर्जी के मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया है इन्होंने? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स के अंदर या कोई और सेल्स के अंदर जो इंटेंसली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिना रुके काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जिस रेट से वो वर्क करते हैं, जिस रेट से उनको ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी उनको उस रेट से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की जो है वो क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस केस में जो पायरुवेट है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। जब मैं पूरी तरीके से ब्रेक डाउन वर्ड बोल रही हूँ उसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा नहीं हो पाता है, तो उस समय क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो एक कंपाउंड में चेंज हो जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। इतनी नहीं मिलती है जितनी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलती है, बहुत कम मिलती है। और एक हार्मफुल सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसको अपन लैक्टिक एसिड कहते हैं। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स मतलब सेल्स के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ही क्या होते हैं, हमें क्रैम्प्स आते हैं, हमें दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है हमें मसल सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? मसल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन मसल सेल्स जो है वो प्रोमिनेंटली वहाँ पे देखने को, मतलब फ्रीक्वेंट रेट से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरीके से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने पर और ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में होने पर किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फूड हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस से खाया था उसको हमने डाइजेशन के प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, और जो ग्लूकोज था वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने लग गया था विलाइस के थ्रू। ठीक है, और ब्लड में सर्कुलेट करने लग गया। और ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद जब वो सेल्स में पहुंचा तो सेल के साइटोप्लाज्मा में आते ही वो पायरुवेट में चेंज हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब क्योंकि अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है वो नहीं होगी, उसकी डेफिशिएंसी होगी या बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तब क्या होगा कि जो पायरुवेट होगा, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, लेकिन द डिफरेंस इज वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? खूब ज़्यादा पानी मिल रहा था।
यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है एक तरीके का, जिसको अपन बोलते हैं इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी भी हमें ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पायरुवेट तक प्रोसेस बिल्कुल सेम है, फिर जो प्रोडक्ट है वही चेंज हो रहा है, उसमें भी हमें एनर्जी कम मिल रही है, और जो वाटर है उसकी जगह हमें इथेनॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, तो एक बार अपन इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे अपन का क्विक रिवीजन हो जाएगा। देखो, ग्लूकोज जो था साइटोप्लाज्मा के अंदर पायरुवेट में चेंज हो रहा था, फिर पायरुवेट को अगर अच्छी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑक्सीजन मिल रहा था, तो ऑक्सीजन मिलने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और खूब सारी एनर्जी लिबरेट कर ली। ठीक है, और अगर उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला, मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इतनी अच्छी नहीं मिली, जैसे अपन ने मसल सेल्स में पढ़ा था, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी लिबरेट होगी, और एनर्जी इतनी ज़्यादा लिबरेट नहीं हो रही है इस केस में। थर्ड केस हमने ये देखा था कि अगर पूरी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट है ही नहीं, तो CO2 और एनर्जी तो यहाँ भी मिल रही है, बट यहाँ पे वाटर की जगह हमें क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस बिटवीन के, डिफरेंशिएट बिटवीन यूजुअली आता भी है एग्जाम के अंदर और हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जहाँ चीज़ें, सारा प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, एनारोबिक के अंदर हर चीज़ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, और इसके अंदर थोड़ी कम होती है। एंड प्रोडक्ट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 और वाटर होता है इन एडिशन टू एनर्जी, और इसके अंदर इथेनॉल, CO2 एंड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब लैक्टिक एसिड बनता है, उस प्रोसेस को अपन ने एक स्पेशल नाम दिया है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। मतलब कि जब रेस्पिरेशन की मदद से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को अपन फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस और प्लांट्स में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि यीस्ट, फंजाई, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। अब बात करते हैं ATP के मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन रेस्पिरेशन का मोटिव था वो एनर्जी को जनरेट करने का ही था। ठीक है, तो ATP होता क्या है, ATP को सबसे पहले याद रखो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, कुछ भी कह सकते हो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सॉरी, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ट्राइफॉस्फेट मतलब इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और एडिनोसिन जो है वो खुद एक अलग सा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेशन की मदद से जो हमें एनर्जी मिलती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो ये ATP का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, वो ब्रेक डाउन होता है। किसमें होता है, ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, और जैसे ये टूटता है तो 30.5 किलो जूल की एनर्जी जो है हमें हमारी बॉडी को मिल जाती है। मतलब एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। किलो जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो हमें एक ATP का मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर फॉर्म में ATP के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा ATP का मॉलिक्यूल का थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने अभी तक देखा कि रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब जब मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो ऑक्सीजन की तो बात पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चीज़ें वैसी नहीं चलती है जैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो एनर्जी हमें कम मिल रही है, लेकिन हमें एनर्जी की जो अमाउंट चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्लांट्स के अंदर कौन करता है ये ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन तो प्लांट्स के अंदर ये ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन कौन कर रहा है, उनके अंदर ये चीज़ हो पा रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अपन फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टोमेटा का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फंक्शन पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मतलब प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन या कोई भी गैशियस एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टोमेटास करते हैं। किस तरीके के दिखते हैं, ये देखो, कुछ इस तरीके के बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज, सब ट्रांसपिरेशन लॉस वगैरह सब कुछ किस में है, कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा ही करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि रात के जब नाइट होती है तो उस समय तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा होता है, क्योंकि उस समय सनलाइट नहीं होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान जितना भी CO2 निकला
जितना भी CO2 बना, क्योंकि रेस्पिरेशन में CO2 बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट एनर्जी के साथ साथ और वाटर के साथ साथ, तो वाटर और एनर्जी तो यूज़ आ जाता है, तो CO2 जो है वो रात के समय क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, और वो कौन करता है, स्टोमेटा की मदद से। ठीक है, दिन के समय पे क्या होता है, क्योंकि सनलाइट अब अवेलेबल है, तो CO2 का एब्जॉर्प्शन, CO2 का एनवायरनमेंट से एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, वो भी स्टोमेटा ही करवाएंगे। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें ऑक्सीजन का रिलीज़ मिलता है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो बाहर एनवायरनमेंट में कौन रिलीज़ करेगा, ये स्टोमेटा ही करेंगे। ठीक है, तो देखो अब अपन बात करते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई किस तरीके से मेंटेन रहता है, तो ह्यूमंस के अंदर जो ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन, या मैं और प्रिसाइजली बोलूँ तो एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन जब अपन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वो लोग अलग अलग मैथड्स, तरीके और अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि जो फिशेज़ होती हैं वो गिल्स यूज़ करती हैं, जो फ्रॉग होते हैं वो स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, और जो अर्थवर्म होता है वो स्किन के थ्रू करता है, और भी अलग अलग तरीके के जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग मैथड्स और ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारा मेन कंसर्न जो रहेगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस का रहेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में जानना होगा। रेस्पिरेटरी पैसेज का मतलब क्या होता है, कि मतलब किस तरीके से जो एयर है वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग जगहों से पास होकर एट दी एंड लंग्स में आती है या एल्विलाई में आती है फॉर द गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एयर होती है वो हमारे नॉस्ट्रल में या नेज़ल पैसेज में आती है। किस में आती है, नेज़ल पैसेज, नेज़ल पैसेज। ठीक है, नॉस्ट्रल में आती है, तो जैसे ही वो एयर हमारे नेज़ल पैसेज में आती है तो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स और एक स्टिकी सा सब्सटेंस जिसे अपन म्यूकस कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर हमारे एयर जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, उसके अंदर छोटे बहुत थोड़ी सी अगर मिट्टी या कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे इन दोनों की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो एयर है वो जैसे ही अब वो फिल्टर्ड आउट हो गई है, अब वो थ्रोट के अंदर आ रही है। ठीक है, थ्रोट के अंदर क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। किस तरीके से होता है, ये जो थ्रोट होती है वो बेसिकली वो इतनी नैरो होती है, बहुत ही पतली होती है, तो रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो कुछ इस तरीके से इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि क्योंकि हम जो एयर लेते हैं वो काफ़ी प्रेशराइज्ड फॉर्म में होती है, तो जस्ट इन केस अगर कभी उस प्रेशर की वजह से अगर वो रुक जा रही है बीच में या कोई भी और दिक्कत आ रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एक स्मूथ फ्लो को इंश्योर करने के लिए एयर के, तो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस जो है वो प्रेजेंट रहती है। फिर इसके बाद जो है एयर जो है वो लंग्स में आती है। लंग्स के अंदर जो हमारी थ्रोट है उसका क्या होता है, सब डिवीजन होता है, इसी को ही इन्होंने ट्यूब्यूल्स का नाम दिया है, और ट्यूब्यूल्स का नाम दिया, उसका सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन का मतलब ये कि और फर्दर डिवाइड होती है ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर। किस तरीके से डिवाइड होती है, सबसे पहले ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकियोल्स के अंदर, और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो एट दी एंड टर्मिनेट हो जाते हैं एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसे अपन एल्वेलाई कहते हैं। इसे अपन पहले एक डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज है। ठीक है, तो सबसे पहले नेज़ल कैविटी के अंदर हमारी एयर आई, और वहाँ से थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से वो कहाँ पे आई, फैरिंग्स के अंदर। पहले नेज़ल कैविटी में आई, फिर वो फैरिंग्स में आई जिसको उन्होंने थ्रोट का नाम दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद किधर आई, लैरिंग्स में आई। ठीक है, तीसरा। ठीक है, फिर फोर्थ पोजीशन उसकी कौन सी थी, ट्रैकिया के अंदर। जो ट्रैकिया थी वही वो नैरो सा ट्यूब था जिसमें कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट थी, और वहाँ से एयर बिना कोलैप्स हुए और बहुत ही स्मूथली पास आउट हो रही थी। और यही ट्यूब्यूल है या यही जो ट्रैकिया है वो फर्दर किस में डिवाइड हो रही है, वो फर्दर डिवीजन शो कर रही है ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स के अंदर। तो जो सबसे पहला डिवीजन था लेफ्ट और राइट लंग्स में आते ही, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकाई का नाम दिया। तो ट्रैकिया के बाद एयर किस में जाएगी, ब्रोंकाई के अंदर जाएगी। फिर जो ब्रोंकाई है ये देखो फर्दर और डिवाइड कर रहे हैं ब्रांचिंग पैटर्न में, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंक्योल्स का नाम दे दिया, सिक्स। ठीक है, फिर ये जो ब्रोंकियल्स हैं यहाँ पे अपन देख रहे हैं छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वो एल्विलाई में आकर टर्मिनेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से एयर का पैसेज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चलता है, और एल्विलाई में आकर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, डायफ्राम। ठीक है, ये डायफ्राम क्या होता है, ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये क्या करता है, हमें ब्रीदिंग के दौरान जब अपन इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं तब ये भी मूव करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रीदिंग है वो आसानी से हो पाता है। ठीक है अब अपन बात करते हैं एल्वेलाइज की, जहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है।
तो देखो, एल्वेलाइज क्या होते हैं, ये छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, और वो भी ब्रोंकाइल्स के टर्मिनल पोजीशन पे। टर्मिनल पोजीशन इसलिए बोला क्योंकि इसके आगे और फर्दर डिवीजन जो है वो नहीं होगा। ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अभी डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from higher concentration to lower concentration। ये इसका एक बेसिक डेफिनेशन है। अपन इसको क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सपोज करो 2 टैंक्स हैं, ठीक है, और ये दोनों टैंक्स जो है वो कनेक्टेड है। इस टैंक में इतना वाटर लेवल है और दूसरे वाले टैंक के अंदर जो वाटर लेवल है वो इतना है। अगर मैं यहाँ वाली जो इनकी वॉल्स हैं इनको मैं ओपन कर दूँ तो क्या होगा, इस वाले टैंक से इस टैंक में वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। जो हायर लेवल पे है ना टैंक, उससे कम लेवल वाले टैंक में वाटर फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इसका जो लेवल है वो बढ़कर दोनों का क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो डिफ्यूजन कुछ इसी तरीके का होता है। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसकी जो एल्वेलाइज की जो वॉल्स होती है ना, वो कैसी होती है, सिंगल सेल थिक होती है। क्यों होती है सिंगल सेल थिक? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है। अगर थिक लेयर होगी तो डिफ्यूजन इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके आसपास जो है वो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स जो है इसमें पाई जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और CO2 जो है उनका डिफ्यूजन हो पाए। ओके, अगर हमें इस चीज़ को डायग्राम से समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो देखो, ये हमारा एल्वेलाई का डायग्राम है, ठीक है। किस तरीके से, देखो O2 जो है, ये आसपास जो तुम्हें ये सेल्स दिख रहे हैं वो क्या हैं, ये RBCs है, ये रेड ब्लड सेल्स ही हैं, ठीक है। तो ये जो डार्क कलर के सेल्स दिख रहे हैं वो डार्क कलर के इसलिए हैं बिकॉज इसके अंदर CO2 का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो इसलिए ब्राइट रेड दिख रहे हैं बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो प्योरीफाइड ब्लड है, ठीक है। और प्योरीफाइड ब्लड है इसलिए ब्राइट रेड कलर के शो हो रहे हैं। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो किस तरीके से CO2 का डिफ्यूजन करके CO2 को एल्वेलाई में भेज रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है क्योंकि वो एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा है तो वो किस तरीके से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ आउट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। अब एक बार लास्ट अपन क्या समझ लेते हैं, पूरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है या पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे चलता है, ठीक है। पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है हमने वो इनटेक कर ली है, और हमारे एल्वेलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन नॉस्ट्रल्स के थ्रू ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या होगी, वो जो ऑक्सीजन होगी वो रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू मूव करेगी। जब मैं रेस्पिरेटरी पैसेज बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको नेज़ल पैसेज, मैं उसको फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियो सबसे पास करके आई है हमारी एयर, ठीक है। फिर एट दी एंड वो कहाँ जाकर मिल रही है, एल्वेलाइज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या होगा, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो कि हमारा एल्वेलाई है, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको पूरा ऑक्सीजन से भर दिया है। हमने इन्हेलेशन का प्रोसेस जो है वो कर लिया है, इन्हेलेशन का प्रोसेस जो है वो कर लिया है। अब इसके आसपास जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर CO2 का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दी एल्वेलाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कौन से प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में चीज़ें मूव करती है। तो ऑक्सीजन का लेवल एल्वेलाई में ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट कैसे होगी, इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन की मूवमेंट कैसे होगी, इस तरीके से। और CO2 में क्या होगा कि CO2 का जो है वो ब्लड में अमाउंट ज़्यादा है और एल्वेलाई के अंदर कम है, तो इसकी मूवमेंट कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो देखो, CO2 जो है वो इस तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस से एल्वेलाई के अंदर आ गई, और फिर इस CO2 को एल्वेलाई की मदद से हम क्या कर देंगे, एक्सलेशन करके अपनी बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर देंगे। अब बात आती है कि जो CO2 है वो यहाँ तक पहुँची कैसे, ब्लड के अंदर CO2 आई कहाँ से। तो देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो सेल्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो उस रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है कि एनर्जी लिबरेट होती है और
एटीपी रिलीज़ होता है प्लस वाटर रिलीज़ होता है और बहुत ज़्यादा CO2 का अमाउंट जो है वो रिलीज़ होता है। तो मतलब सेल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही जो ब्लड है वो फ्लो करता है और वो सेल के आसपास मूव करता है, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है किसके बीच में, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में। क्यों? क्योंकि CO2 सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेरेटिवली टू दी ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 का जो डिफ्यूजन है, CO2 का जो डिफ्यूजन है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, मतलब सेल से ब्लड की डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर CO2 का अमाउंट आ जाता है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो एल्यूलाई के आसपास आके इकट्ठा हो जाता है ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। प्योरीफाई मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो जैसे वो CO2 रिच ब्लड एल्यूलाई के आसपास आता है, तो देखो इस तरीके से जो अपन ने डिस्कस कर दिया कि ऑक्सीजन और CO2 के बीच में यहाँ डिफ्यूजन होता है और वो जो CO2 रिच ब्लड है वो अब ऑक्सीजन रिच ब्लड में चेंज हो जाता है। अब बात आती है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन है और जो CO2 है वो उसके साथ बाइंड कर पाते हैं। ठीक है, और उसके साथ मूव कर पाते हैं पूरे ब्लड के अंदर और उसकी मदद से ही सेल्स के अंदर पहुंच पाते हैं। तो देखो ब्लड के अंदर हमारे पास एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके पास ये कैपेसिटी होती है, उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सके। क्या कर सके? बाइंड कर सके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जैसे ही जब हीमोग्लोबिन जो होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। और यही इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। और इसी बाइंडिंग कैपेसिटी की वजह से ऑक्सीजन में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो पाती है और पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो पाती है और सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो पाती है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। जिस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसी तरीके से वो CO2 के साथ भी बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। तभी तो वो सेल्स के थ्रू जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो सेल्स के आसपास सर्कुलेट करता है तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द CO2 एंड O2, और जिसकी वजह से CO2 हमारा फिर से क्या होता है, डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन ब्लड में बाइंड करता है, एल्वेलाई के पास आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और फिर एल्वेलाई में एक बार आने के बाद डिफ्यूजन की प्रोसेस से हम CO2 को क्या करते हैं, एल्वेलाई के अंदर ट्रांसमिट करते हैं और फिर एक्सेल कर कर उसको बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहा, पूरा हमारा रेस्पिरेशन का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म हो गया है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर अपन ने कंप्लीट रेस्पिरेशन के बारे में इन ह्यूमंस एंड इन प्लांट्स सब हर किसी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।